हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अर्पिता पर। हम लोगों को इंडियन लिटरेचर सीरीज में हम लोगों ने जाना था मुल्क राजानंद को, आर के नारायणा को। अब आर के नारायणा के वर्क्स को हम लोग जान लेंगे। मुल्क राजानंद के वीडियो में ही हम लोग मुल्क राजानंद के वर्क्स को विद समरी डील कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके बहुत सारी वीडियोस है जो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंडियन लिटरेचर सीरीज की ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग आर के नारायणा के वर्क की समरी को जानेंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है जिनकी सीरीज जो है इंडियन राइटर्स की, सबसे पहले हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को बस वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट राइटर्स बताने जाते हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसकी समरी को भी मैं डील कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट समरी को बस उतना ही जानना है हमको, इंपॉर्टेंट प्रोटैगनिस्ट के साथ। तो हमको पूरा नॉवेल्स उठा के नहीं पढ़ना है। बीपीएससी टीआरई 4 की डेट भी रिलीज हो गई है। अभी से जस्ट बिल्कुल 3 महीने बाद हमारी बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगी। तो इसके प्रिपरेशन सीरीज में बहुत सारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो, इंपॉर्टेंट ग्रामर्स की वीडियो, ये सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कमेंट्स करें। अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई है। आपको 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो अभी भी हमारे पास 3 महीने है, बट इस 3 महीने को अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है। लिटरेचर पे फोकस करना है, जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है। जीके जीएस पे फोकस करना है। ये सारे बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया कि आपको जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है। और इस लिटरेचर का पूरा सिलेबस डील किया हुआ है मैंने। टीआरई 4 का पूरा सिलेबस डील किया हुआ है। ये सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में मिल जाएगी, जिसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की, जिस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट वर्क्स विद देयर समरी ऑफ आर के नारायणा जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द समरी ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो पहले वर्क्स की बात करते हैं हम, स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो इसके पहले वाली वीडियो है उसमें बहुत सारे नॉवेल्स का या बहुत सारे वर्क्स का नेम मैंने मेंशन किया था। उसी के कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, हम लोग को ढेर सारा नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर नॉवेल्स को इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे, जिसको थीम, मेन समरी, प्रोटोगोनिस्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। स्वामी एंड फ्रेंड्स पहला है। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो आर के नारायणा की सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रायोलॉजी। ये एक ट्रायोलॉजी का पार्ट है। ट्रायोलॉजी का पार्ट है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश टीचर। ये 3 नॉवेल्स है। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, इंग्लिश टीचर 1945। स्वामी एंड फ्रेंड्स का पहले जो टाइटल था वो स्वामी एंड द टेट था। इसका टाइटल चेंज हो गया किसकी वजह से? ग्राहम ग्रीन की वजह से, जो कि आर के नारायणा के मेंटर और फ्रेंड दोनों थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि इसका जो टाइटल है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स कर दो, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स की मेजोरिटी भी दिखती है। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस नॉवेल के वो है स्वामी, सोमू, मनी, सैमुअल और एक हेडमास्टर जी है, राजम है। स्वामी एंड राजम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सैमुअल जिसका निकनेम पी भी था, मटर का दाना भी था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है आर के नारायणा की। पहले इसका एक सीरियल, टीवी सीरियल का पब्लिशिंग एडिशन भी आता था, स्वामी एंड फ्रेंड्स करके, मालगुड़ी डेज करके। मालगुड़ी डेज इसलिए क्योंकि ये सारे सेटिंग्स जो है वो फिक्शनल टाउन मालगुड़ी से ही बिलोंग करते हैं। और ये 3 जो नॉवेल है इनकी ट्रायोलॉजी की पार्ट का वो थीम क्या है? कॉलोनियल डोमिनेशन। उस समय के वहां के जो कॉलोनियल डोमिनेशन जो था समाज में, उसको दिखाया है आर के नारायणा ने। स्वामी एंड फ्रेंड्स में स्टोरी होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें स्वामी, सोमू, मनी, सैमुअल, राजम, ये सब लोग एक अच्छे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते थे। बट राजम जो है वो एक न्यू कैरेक्टर एज अ फ्रेंड आता है। तो राजम के आने से इन सब की दोस्ती पे बहुत फर्क पड़ता है। राजम जो है वो एसपी का बेटा होता है। तो जब पावर से बिलोंग करती है कोई फैमिली, वो थोड़े रिच भी थे, राजम सारे फ्रेंड्स से रिच भी थे, तो स्वामी इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो सारे दोस्त उनको चिढ़ाते हैं कि तुम राजम की पूछ हो, राजम की पूछ हो। ये सारा वाक्या चलता है। उसके बाद फिर सब में दोस्ती होती है। ये बच्चों की बहुत ही मीठी और मिठास, खट्टी मीठी स्टोरी है, जिसमें हेडमास्टर जी भी होते हैं। जो हेडमास्टर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। ये अल्बर्ट मिशन स्कूल एक कॉमन स्कूल आ जाता है। ये जो ट्रायोलॉजी का मीन्स होता है कि कुछ कुछ बिलोंग करता है। तो स्टोरी जो है ये बच्चों की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें कि हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट
कैरेक्टर स्वामी और राजम को जानना होता है बस। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नॉवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स की। 1937 की यह नॉवल पार्ट ऑफ अ ट्रायोलॉजी, जिसमें मेजर कैरेक्टर होता है चंद्रन, मलाटी और सुशीला। चंद्रन, मलाटी और सुशीला। चंद्रन जो है वो बैचलर का स्टूडेंट होता है जो मलाटी को पसंद करता है, मलाटी से शादी करना चाहता है। ही वॉज इन लव विथ मलाटी, बट चंद्रन की फैमिली और मलाटी की फैमिली नहीं मानती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि चंद्रन मांगलिक होता है और मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी नहीं होती है, जिसके कारण से चंद्रन और मलाटी की शादी नहीं होती है। चंद्रन जो है डेली न्यूज़पेपर में काम करता है वो, और चंद्रन जो है वो इस फैमिली के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और मलाटी से शादी ना करके सुशीला से शादी करता है। इस नॉवेल का मेन थीम होता है सुपरस्टिशंस, सफरिंग्स एंड ह्यूमर। ये नॉवेल एक आर के नारायण की एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे एक यंग पर्सन अपनी मैच्योरिटी को चुनता है, फैमिली के डिसीजन को चुनता है अपनी लव को छोड़कर, और फैमिली के डिसीजन से ही वो शादी कर लेता है। तो चंद्रन जो है सुशीला से शादी कर लेता है, मलाटी से नहीं करता है, क्योंकि नॉन मांगलिक और मांगलिक के कारण फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है और फैमिली जो है वो नहीं मानती है इस शादी को लेकर। तो अब हम बात करते हैं थर्ड नॉवेल की। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इसलिए इसको हम नेचर में कह रहे हैं क्योंकि आर के नारायण की जो वाइफ थी उनकी डेथ हो जाती है टाइफाइड की वजह से। जस्ट बिल्कुल इसी तरह इस नॉवेल में कृष्णा, सावित्री और लीला, कृष्णा सावित्री हस्बैंड वाइफ एंड लीला उनकी डॉटर होती है। कृष्णा जो होता है वो हस्बैंड, सावित्री उनकी वाइफ जिनकी देहांत हो जाती है टाइफाइड के कारण, और कृष्णा इस बात को, इस ग्रिप से बाहर नहीं आ पाता है, और कृष्णा मीन्स उसके सोल से रिकनेक्ट करना चाहता है, उसके सोल से बात कर, उसको हेलुसिनेशन होता है कि उसको सावित्री दिख रही है हर जगह। तो इसी बात का जो नारायणा की वाइफ का डेथ हुआ था, बिल्कुल नारायणा भी उस वक्त इस ग्रिप से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उनकी वाइफ का नाम था राजम, डेडिकेटेड टू राजम। तो इसी तरह से इस नॉवेल को भी उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल नेचर दिया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नॉवेल की जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो 1952 में आया था, जिसका मेन कैरेक्टर है मार्गिया, डॉक्टर पाल एंड बालू। बालू जो होता है वो मार्गिया का बेटा होता है। मार्गिया एक पर्सन होता है जो एक बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, इसके सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम करता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो बैंक से कम दामों में ब्याज उठाकर लोगों को ज्यादा दामों में ब्याज देता है। जो एक बैंक के सेक्रेटरी ने एक दिन इसको पकड़ लिया, एक दिन देख लिया कि भाई ये तू इलीगल काम कर रहा है, तो इसका जो फॉर्म है वो बहुत सारा जब्त कर लिया उसने और इसको बिल्कुल ही वहां से भगा दिया। तो इसके लाइफ के राइज एंड फॉल, जो ग्रीड एम्बिशन था उसका, उसी के कैरेक्टर को नारायणा ने इस नॉवेल में डील किया है। तो बालू जो होता है, इनका एक बेटा होता है जो कि बहुत ही शरारती होता है। एक ही बेटा होता है जिसके कारण इनकी वाइफ और इन्होंने ढेर सारा प्यार देकर उसको बिगाड़ रखा है। मार्गिया के लाइफ में राइज एंड फॉल जो आता है वो बालू की वजह से ही आता है। तो जब सेक्रेटरी उसको वहां से हटा देता है तो फिर ये घर चला जाता है। घर जाने के बाद फिर वो वहां से फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम करता है। तो इसका एक बही खाता, ये रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें इन लोगों को ब्याज जो देता था, जितने भी इन्होंने पैसे कर्ज पे लोगों को दिए हुए थे, उस सब का हिसाब वो उसमें रखता था। तो एक दिन इसके बेटे को बहुत ही गुस्सा आता है, इसने अपने पापा से कुछ मांगा, वो नहीं देते हैं उसको, तो बहुत ही गुस्सा आता है जिसके कारण ये उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर देता है, उस रजिस्टर को जाके बाहर गटर में फेंक देता है, जिसके कारण से इसके पास से सारा हिसाब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये पैसा जो रहता है ये बैंक का रहता है, जिसके कारण मार्गिया खुद ही भूल जाता है कि भाई उसने किससे कितने पैसे किसको दिए हैं कब, तो ये सारा बैंक का पैसा उसको चुकाना खुद पड़ता है। तो बालू जो है वो फेंक देता है, जिसके कारण इसके लाइफ में बहुत फॉल आ जाता है पैसे को लेकर। तो ये जाता है एक ज्योतिषी से मिलने के लिए, ज्योतिषी से कहता है कि भाई देखिए मेरे हाथ में क्या हो रहा है, मेरी जो इतनी नुकसान पे नुकसान क्यों होते जा रहे हैं। तो फिर ये ज्योतिषी बताता है हाँ तुम्हें ये जो है शनि की दशा चल रही है, तो तुम जाके किसी अच्छे मंदिर में जाके पूजा करो। मार्गिया को पंडित जी कहते हैं कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, श्री जी की पूजा करिए, जिससे आपके जो भाग्य में ये जो कठिन समय आया है ये बदल जाएगा। उसके बाद मार्गिया को मिलता है एक डॉक्टर जो है डॉक्टर पाल। डॉक्टर पाल एक किताब लिखते हैं, बेड लाइफ और साइंस ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस। डॉक्टर पाल इनको कहते हैं मार्गिया को कि भाई मैंने एक किताब लिखी है, एक स्क्रिप्ट लिखी है, अगर तुम उसको पढ़ लो तो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।
इस किताब को मैं, ये किताब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मार्केट में बिल्कुल ही आग लगा देगी ये किताब। बस बिल्कुल ये एक, मुझे एक पब्लिशर चाहिए, ये पब्लिशर अगर मिल जाता है तो मेरी किताब ये मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो मार्गिया बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे, मैं तुम्हें पब्लिशर दूंगा ढूंढ के, तुम मुझे अपनी किताब दो। तो किताब देता है, मैन्युस्क्रिप्ट जब पढ़ता है, तो जब मार्गिया उस किताब को पढ़ता है तो किताब तो भाई कंटेंट होता है, बस उसमें थोड़ा कुछ इलीगल कंटेंट होता है, जिसके कारण कहता है कि हम किसी इलीगल मैटर में ना फंस जाए, जिसके कारण उन लोगों ने इस किताब का नाम को बदल के डोमेस्टिक हार्मनी कर दिया। उसके बाद एक मिल जाता है इन लोगों को एक पब्लिशर जिसका नाम होता है मदन लाल। मदन लाल नाम का एक पब्लिशर मिल जाता है, और मार्गिया ने डॉक्टर पाल के सामने एक शर्त रखी होती है कि भाई अगर किताब तुम्हारी ये बिक जाती है, पब्लिश हो जाती है, तुम्हें मुझे 50% अपने जितना भी प्रॉफिट होगा उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर पाल मान जाता है। उसके बाद मदन लाल जो है वो पब्लिश कर देता है। उसके बाद ये किताब दिन ब दिन बहुत ही दामों में बिकती है और मार्गिया को बहुत ही फायदा होता है। मार्गिया धीरे धीरे इस किताब की वजह से और भी रिच होते जाता है। रिच होने के बाद भी उसका ग्रीडीनेस खत्म नहीं होता है। वो सोचता है कि भाई किताब से तो मुझे प्रॉफिट हो ही रहा है, क्यों ना मैं क्या करूं, पहले से जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम करता था, इलीगल काम जो करता था, फिर से उसको उस दलदल में वापस से वो घुस जाता है और फिर से वो सारा काम वो स्टार्ट कर देता है। तो मार्गिया धीरे धीरे बहुत ही पैसा वाला हो जाता है। सब लोग अभी जो लोग थे, ये इन्होंने अपने बैंक, खुद का बैंक खोल लिया। इतना पैसा हो गया इनके पास कि खुद का बैंक खोल लिया, खुद लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देने लगा और ये बहुत ही अमीर हो गया। बट ये जो है अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे पाया। फैमिली की सारी जरूरतों को इसने पूरा किया, अपना घर लिया, पुश्तैनी मकान जिससे इसका भाई का झगड़ा हो गया था, जो बंटवारा हो गया था, इसने उसको छोड़ के एक नया मकान लिया। बट ये अपने बेटे को नहीं देख पा रहा था, बेटे को नहीं देख पाते, इसके कारण बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। स्कूल्स में ये स्कूल को मैनिपुलेट करके ये खुद ही स्कूल का स्टाफ मेंबर बन जा रहा था, बोर्ड कमेटी का मेंबर बन जा रहा था और स्कूल्स में अपने बेटे को प्रमोट करवा ले रहा था। बट जब बोर्ड्स की बात आती है तो बोर्ड्स में प्रमोट नहीं करवा पाता है और ये इसका बेटा जो है फेल हो जाता है। फेल होने के दुख में इसको बहुत ही गुस्सा आता है। मार्गिया जो अपने बेटे से पूछता है, ये गुस्से में वापस से फिर से अपने पिता से गुस्सा होकर ये कहीं घर छोड़ के चला जाता है। तो पता चलता है ये अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। किसी ने बोला कि भाई तुम्हारे बेटे का डेथ हो गया, किसको बोलता है मद्रास में मर गया है, तो ये जाता है वापस से ढूंढने के लिए मद्रास। वहां इसको एक पुलिस वाला मिलता है, बोलता है किसी ने तुम्हें झूठ बताया है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा बेटा शायद बिल्कुल ही ठीक है। वो पता करता है तो देखता है कि उसका बेटा सच में ठीक है और किसी पैसे वाले के यहाँ काम करता है। तो मार्गिया अपने बेटे को वापस से घर लेके आता है, बेटे को वापस से घर लाता है। उसके बाद फिर अपने फाइनेंशियली सब कुछ जो वो सेटल करता है, उसके बाद वो उस पर ध्यान देने लगता है। बेटे का हालत को देखा कि भाई अभी स्टडीज में नहीं काम कर पा रहा है, उसके बाद ये क्या करता है, बेटे को एक नया घर खरीद के देता है, उसकी शादी करवा देता है। बट ये शादी करवाने से भी उसका बेटा ठीक नहीं होता है, उसकी वाइफ जो होती है वो उससे परेशान हो जाती है। एक दिन मार्गिया जाता है बालू से मिलने के लिए, तो बालू उसकी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ बताती है कि ये सारा जो है बालू को डॉक्टर पाल जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में है, वो उनको बिगाड़ रहे हैं डॉक्टर पाल। तो ये मार्गिया जो है डॉक्टर पाल को मार के, इसको जाके खूब बहुत ज्यादा मारता है और मार के भगा देता है। बालू जो है वो अपने पिता से पुश्तैनी घर में हिस्सा मांगने चलाता है कि भाई आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी, मुझे सारा पुश्तैनी में हिस्सा चाहिए। तो ये मार गया जो है डॉक्टर पाल को मारता है, तो उसके ऊपर डॉक्टर पाल जो है वो केस कर देते हैं। उसके बाद ये लीगल इश्यूज में फंस जाता है और वापस से इसकी जो है राइज जो है वो फॉल में बदल जाती है। इनकी जितनी भी ग्रिड एम्बिशन की जो थी, ये सारा बालू के वजह से सारा ही इनका प्रॉपर्टी जो है वापस से खत्म हो जाता है, बहुत सारे घर सीज हो जाते हैं इसके। तो बालू के कारण जिनके लाइफ में वापस से फॉल आ जाता है, जो जितना भी राइज इन्होंने कमाया था फाइनेंशियली एक्सपर्ट होने के कारण, वापस से ये इनकी हालत जो है उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ जाती है, जिसके सामने बैंक के सामने वो बैठा करते हैं। इनकी बैंक जो है वो भी बंद हो जाती है। तो मार्गिया और बालू की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आर के नारायण ने इसने इसीलिए बताया था कि कर्मा जो है वो बैक होता है और ग्रीड एम्बिशन बहुत ही ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आप कितना भी ग्रीड एम्बिशन करके कमा लो, वापस से आपको वही फेस करना पड़ता है जो आपने किसी के साथ अगर गलत किया है तो इलीगल आपको फेस करना ही पड़ता है। इस नॉवेल की बात करते हैं डार्क रूम 1938 की आर के नारायण की ये नॉवेल बात करती है वोमेन की सफरिंग को, उनको अपने मैरिज लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती है, मेल डोमिनेंस की बात करती है, जो सोसाइटी थी उस समय की कॉलोनियल इंडिया में, जो मेल डोमिनेंस था, जो डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था एक पति का अपनी पत्नी पर, उसको दिखाया गया है। एक पति चाहे कुछ भी कर ले बट वो घर में आता था जब,
तो अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करता था। हर लोग इससे पीड़ित नहीं होते थे, बस कुछ लोग जो थे, कुछ परिवार जो थे, उस समय से लेके आज तक इस बात से पीड़ित है। इसी थीम को दिखाने के लिए आर के नारायण ने इस नॉवेल को कैरेक्टर्स जो है रमानी, सावित्री और शांताबाई का कैरेक्टर दिया है। रमानी जो है वो एक हस्बैंड होता है जो बहुत ही क्रूएल हस्बैंड होता है, अपनी वाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है, उसको मारता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, इवन अपने बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार करता है, अपने बच्चों को भी नहीं मारता और कभी भी अपनी पत्नी को एक सम्मान नहीं देता है वो। शांताबाई एक वुमेन होती है जो अपने वाइफ, अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी रहती है, जो रमानी के साथ ही उसके ऑफिस में काम करती है, सेम दोनों एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते रहते हैं और दोनों का अफेयर चल रहा होता है। इस बात से अनजान सावित्री बिल्कुल ही सोचती कि भाई मेरे पति ने मुझे कभी माना ही नहीं, बट क्यों नहीं माना इसका रीजन था शांताबाई। शांताबाई के साथ इनका अफेयर था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उसके बाद दोनों, रमानी कई कई बार रात तक भी घर नहीं आता था और सावित्री को बहुत ही परेशान और चिंता होता था कि भाई क्यों नहीं आता है, लेकिन ये जब पूछने पर उसके साथ गलत व्यवहार ही करता था, डोमिनेंस करता था, उसको मारता था। तो इन दोनों की शादी को टोटल 15 साल हो चुके थे, फिर भी इन दोनों की शादी जो थी वो अच्छी नहीं चल रही थी। तो सेटिंग थी मालगुड़ी और शांताबाई और रमानी के अफेयर के बारे में सावित्री को जब पता चलता है गंगू के द्वारा, गंगू एक कैरेक्टर जिनके द्वारा पता चलता है, तो सावित्री को बहुत ही बुरा फील होता है और खुद के लिए भी फील होता है कि भाई उसने ही कहीं कुछ कमी छोड़ी होगी जिसके कारण से ये सब उसको दिन देखना पड़ रहा है। तो गंगू जब वो बताती है तो सावित्री गुस्से में जाके नदी में जाके कूद जाती है सुसाइड करने के लिए। तो एक व्यक्ति जो होता है, एक आदमी जो बहुत ही गरीब होता है लेकिन सावित्री को बचाता है, सावित्री को बचाता है और अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी और वो दोनों मिलके सावित्री से बात करते हैं, सावित्री अपना सारा परेशानी उसको बताती है, तो वो लोग कहते हैं कि आप घर मत जाओ, आप यही कुछ काम कर लो, एक इंडिपेंडेंट लाइफ आप स्पेंड करो, हम लोग आपको मंदिर में एक काम लगवा देते हैं। बट मंदिर में भी सावित्री को कुछ लोग परेशान करते हैं, जिसके कारण सावित्री सोचती कि नहीं, मेरा घर छोड़ने का फैसला शायद गलत था, बहुत ही बुरा था, मुझे वापस से अपने घर चले जाना चाहिए। और सावित्री वापस से अपने डार्क रूम में चले आती है। अपने आप को एक तरह से उसने अपने डार्क रूम में बंद कर लिया था इतने सालों तक, फिर से वापस से उसी डार्क रूम में चली जाती है, वो इस उम्मीद में कि रामानी का बिहेवियर आज तो बदलेगा, कल तो बदलेगा, कुछ तो ठीक होगा, बट ऐसा नहीं होता है। सावित्री वापस से डार्क रूम में चली जाती है और रामानी का बिहेवियर बिल्कुल ही सेम होता है। तो आर के नारायण ने सोसाइटी के इस एक्सपेक्ट को, वुमेन की सफरिंग को, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन को दिखाया है अपनी नॉवेल में बहुत ही ब्यूटीफुली। नारायण की दूसरी नॉवेल द गाइड की बात करते हैं, जो कि बहुत ही बिल्कुल भी वर्ल्ड फेमस नॉवेल है। ये 1958 में लिखा गया है, ये पब्लिश जो हुआ 1958 में और इसको मिला वॉन साहित्य एकेडमी अवार्ड। इस नॉवेल ने साहित्य एकेडमी अवार्ड दिलाया है आर के नारायण को 1960 में। 5 साल बाद इसकी फिल्म बनती है जो देवानंद के द्वारा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है और उस फिल्म के गाने तो क्या ही कहना। तो इसमें कैरेक्टर है जो उसकी बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, जो तो वो है राजू, रोजी, नालिनी, मार्को। रोजी, राजू जो होता है उसको रेलवे राजू के नाम से जानते हैं, गाइड एज वेल। मेन जो कैरेक्टर है ये इन्हीं तीनों का है। रोजी और मार्को हस्बैंड वाइफ होते हैं। मार्को एक रिसर्चर होता है, स्कॉलर होता है, जो कि आता है शहर में, आता है उसके बाद वाइफ के साथ आता है, बट वो अपने काम में इतनी बिजी रहता है कि अपनी वाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। रोजी उससे परेशान हो जाती है, उसके बिहेवियर से परेशान हो जाती है। लास्ट में रोजी जो है वो उसको छोड़ने का मन बना लेती है। तो राजू के साथ, राजू एक गाइड होता है जो कि इनको गाइड का काम होता है, किसी को भी हिस्टोरिकल प्लेस दिखाना, घुमाना, तो गाइड के साथ ये जाती है, बहुत जगह ये दिखाता है, इसको घूमती है, तो इसको ये अच्छा लगने लगता है राजू। तो बाद में राजू जो है वो रोजी जो है वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, मार्को को ये छोड़ देती है। तो मार्को एक बहुत स्कॉलर रहता है, उसने किताब लिखता है, किताब भी लिखता है इस नॉवेल में। तो राजू और रोजी जो है वो, रोजी को जो है राजू सपोर्ट करता है, रोजी को डांस करना बहुत ही पसंद था लेकिन मार्को को ये सब पसंद नहीं था बिल्कुल भी। बट रोजी आपको अपना फ्रीडम पसंद आता है तो वो डांस करने के क्षेत्र में आगे जाती है। तो राजू के सपोर्ट से उसने अपना नाम नालिनी रखा और वो बहुत ही बड़ी डांसर बन जाती है। उसके बाद राजू जो होता है वो उसका मैनेजर बन जाता है, उसको मैनेज करता है। बट अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। तो राजू जो है वो कुछ एक ऐसा काम करता है जो रोजी को अच्छा नहीं लगता है, रोजी की एक डुप्लीकेट सिग्नेचर को वो यूज कर लेता है कहीं पे। तो रोजी को लगता है कि भाई राजू ने उसके साथ फ्रॉड किया है, तो राजू को जेल हो जाती है, जिसके कारण से रोजी
ने ही कंप्लेन होता है तो रोजी जाके बयान दे देती है कि हाँ राजू ने मेरी डुप्लीकेट सिग्नेचर की थी। तो राजू को जेल हो जाती है। राजू जब जेल में जाता है तो उसको लगता है कि उसने इतना कुछ किया रोजी के लिए, बट बदले में रोजी ने उसने कुछ नहीं दिया। तो फिर उसके बाद जब राजू जब जेल से निकलता है तो वो अपने घर ना जाके रोजी से ना मिलकर संत बन जाता है। एक संत बन जाता है जिसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है कि संसार में कुछ भी अस्थिर नहीं है, सबसे बड़े परमात्मा है, परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये एक संत बन जाता है और उसके बाद जिस गांव में ये जाता है जहां लोग इसको संत भगवान समझने लगते हैं, वहां बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती थी। ये अपनी माँ की एक स्टोरी सुनाता है कि इसकी माँ इसको बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी कि बच्चा अगर एक संत था किसी गांव में, वो 11 दिन तक भूखे रहा था तो उस गांव में बारिश हो गया। तो लोग इसी कहानी को सच मानकर उनसे कहते कि ये संत बाबा है और ये 11 दिन तक भूखे रहेंगे तो इस गांव में बारिश हो जाएगी। तो इसी मिथ को मान के लोग जो है, लोगों की आस्था को देखकर राजू को ये व्रत रखना पड़ा 11 दिन तक। तो इसकी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही एम्बिगुअस होती है। तो जब ये व्रत रखते हैं तो उसके बाद बारिश तो हो जाती है, बट मे बी इस नॉवेल के एंड में शायद रोजाजू की डेथ हो जाती है। तो ये आर के नारायण की ये नॉवेल दिखाती है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है लोगों को, तब वो भगवान का स्वरूप बन जाते हैं लोगों के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाइफ में सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।